गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ब्लड, ह्यूमन ब्लड। इसके पहले वाले पार्ट्स में हम जो ह्यूमन ब्लड के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वहां तक हम लोग जो है ब्लड प्लाज्मा, जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा ब्लड, वो जो है प्लाज्मा तक हम लोग पढ़ चुके थे। कार्पोसेल्स के जो उसके ग्राफ थे वो हम लोग बना चुके, चार्ट बना चुके थे। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्पोसेल्स। कार्पोसेल्स मतलब रुधिर कणिका, ब्लड कार्पोसेल्स रुधिर कणिका। देखिए, रुधिर कणिका की बात करें तो ब्लड कार्पोसेल्स 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, रेड ब्लड कार्पोसेल्स या आरबीसी, या इसको एक और नाम से जानते हैं एरिथ्रोसाइट। तो जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है, एरिथ्रोसाइट इसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसके जो है कुछ जान लेते हैं। आरबीसी कहाँ पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है। अगर ह्यूमन में बात किया तो ह्यूमन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी की अगर क्वांटिटी की बात किया जाए तो लगभग पूरा ब्लड होता है, उस ब्लड का लगभग 40% अंश जो होता है वो आरबीसी कहलाती है। इसके उपस्थित भाग को हम लोग कहते हैं हीमेटोक्रिट। हीमेटोक्रिट हीमेटोक्रिट जो होता है, जब जाते हैं रुधिर की जांच कराते हैं तो इसी हीमेटोक्रिट यानी कि आरबीसी की जांच करता है और वो आरबीसी पता लगाता है हमारे शरीर में कितना है। क्योंकि रुधिर में सबसे अधिक मात्रा अगर किसी की है तो वो आरबीसी की मात्रा होती है। तो इसकी जो मात्रा होती है उसको हीमेटोक्रिट लगभग 40% रुधिर का लगभग 40% भाग बनाता है। जो ब्लड कार्पोसेल्स लगभग अगर पूरे रुधिर का तो 45% भाग बनाता है। तो ये जो है इसकी, अगर इसकी हम लोग बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, ओरिजिन की बात किया जाए, तो जो आरबीसी की इसकी उत्पत्ति जो है वो रेड बोन मैरो से होती है, लाल अस्थिमज्जा से इसकी उत्पत्ति होती है। रेड बोन मैरो से इसकी उत्पत्ति होती है। अगर इसके शेप एंड साइज की बात किया जाए, शेप एंड साइज की, तो ये जो है इसका शेप जो होता है बाई कॉन्वेक्स होता है, उभयावतल होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। और साइज लगभग जो है 0.8 माइक्रोन का ये लगभग जो है एक चपटा सा तस्तरी लाइक यानी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो ये तो होता है इसकी जो शेप एंड साइज जो होते हैं आरबीसी की। अगर इसके हम मात्रा की बात करें, बॉडी में इसके जो है क्वांटिटी अलग से बात करें, वो तो उसकी बात थी कि शरीर में कितना % पाया जाता है। तो इसकी जो मात्रा होती है, अगर मेल में बात करें तो लगभग जो मेल में जो है ये 54 लाख प्रति mm³ होती है। जबकि अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में थोड़ा कम होता है, 48 लाख प्रति mm³ होता है। मतलब अगर हम यहाँ पर इसकी इतनी मात्रा होती है, यही नहीं, हमारे शरीर में सबसे अधिक अगर कोशिका के कोई कोशिका है तो आरबीसी कोशिका सबसे अधिक पाई जाती है हमारे शरीर में। तो ये इतना होता है। अगर हम 1 ड्रॉप ले लें, 1 ड्रॉप ब्लड ले लें, एक ड्रॉप ब्लड में जो है लगभग जो है 26 करोड़ आरबीसी मॉलिक्यूल्स उसमें जो है प्रेजेंट होंगे। 26 करोड़ तक जो है पाया जाता है। पूरे बॉडी में लगभग जो है, पूरी बॉडी में बात करें तो लगभग 2.5 into 10⁻13 मॉलिक्यूल्स या आरबीसी जो होता है, आरबीसी मॉलिक्यूल जो होता है, ये पूरे शरीर में जो है रुधिर में पाए जाते हैं, रुधिर में तैरते हुए अवस्था में पाए जाते हैं। अगर हम ग्रेवयार्ड की बात करें, कहां पर नष्ट होकर के जाता है, तो इसके हम कब्रिस्तान की बात करें तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की अगर बात किया जाए तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो स्प्लीन को प्लीहा को कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, जहां पर जाकर के ये नष्ट होता है। एक चीज और ध्यान देना, जो स्प्लीन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब एम्ब्रियो होता है, शिशु एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जैसे हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, तो एम्ब्रियो के टाइम में जब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है स्प्लीन में ही जो आरबीसी का फॉर्मेशन भी होता है, ये आरबीसी का प्रोडक्शन भी करने का कार्य ये करता है। लेकिन हम लोग जब जैसे बड़े हो जाते हैं, भ्रूण से शिशु प्रावस्था में आता है, तब उस समय आरबीसी का निर्माण जो होता है वो लाल अस्थिमज्जा से होना प्रारंभ कर देता है। तो ये होते इसके कुछ बारे में बात।
इसके अलावा अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन। लेकिन कैसे होता है तो उसको जानेंगे। तो उसके पहले जो आरबीसी होता है इसकी एक और फीचर जान ले कि इसमें जो है न्यूक्लियस, ह्यूमन के जो मनुष्य है, मनुष्य के जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल जो होते हैं, अन्य जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहाँ पर जो है ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रारंभ में एब्सेंट होते हैं, प्रारंभ में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वो धीरे धीरे न्यूक्लियस यानी केंद्रक के साथ साथ जो है उसके अन्य ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, ये सभी जो होते हैं वो अनुपस्थित हो जाते हैं कि वहां पर नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर जो है एक ब्लड का एक फिगर यहाँ पर बना दिया गया है। ये कुछ चपटा एक तरफ होता है, एक तरफ फैला होता है ऐसे जी, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, एक जाल बना होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ऊपर का आवरण होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर की ओर एक जाल बना होता है, यहां पर ऐसे ही जाल बना होता है। ये जाल बना होता है, ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इसको कहते हैं स्ट्रोमैटिन, स्ट्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रोमैटिन कहते हैं। ये फास्फोलिपिड और प्लस प्रोटीन से मिल करके बना होता, इसको यहां पर जो है साइटोस्केलेटन भी कह सकते हैं। साइटोस्केलेटन कहते हैं कोशिका कंकाल, क्योंकि यह जो है एकदम इस तरह से व्यवस्थित होती है जैसे कंकाल हमारे शरीर में व्यवस्थित है, उसी प्रकार से जो है ये व्यवस्थित रहता है। तो ये यहां पर आता है और इसी के अंदर जो है भरा होता है हीमोग्लोबिन। इसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है भरा होता है, जैसे मान लेते हैं ये सब हीमोग्लोबिन है, इसी के अंदर भरा होता है हीमोग्लोबिन। अब केवल हीमोग्लोबिन ही नहीं होता है बल्कि इसी में इसके अलावा जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम भी पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम भी इसमें पाया जाता है, एंजाइम। इसके अलावा इसमें जो है एटीपी पाया जाता है, इसके अलावा इसमें जो विटामिन पाए जाते हैं, इसके अलावा इसमें जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है उपस्थित होते हैं। तो हीमोग्लोबिन अकेले ना होकर के कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसमें सबसे प्रमुख होता है, वो भी इसमें जो है उपस्थित होता है। अगर जो स्ट्रोमैटिन होता है, इस स्ट्रोमैटिन के अंदर लगभग हीमोग्लोबिन के 28 करोड़ अणु जो है हीमोग्लोबिन के इसी स्ट्रोमैटिन में धसे होते हैं, धसे हुए रहते हैं, पूरी तरह से भरे रहते हैं। तो हीमोग्लोबिन की अगर बात किया जाए, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन को हम लोग जो है कह सकते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है रिस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं हीमोग्लोबिन को, क्योंकि यह श्वसन में भाग लेता है। क्यों? क्योंकि यह O2 एंड CO2 कैरियर होता है। इसको हम लोग कहते हैं O2 एंड CO2 कैरियर के रूप में कार्य करता है। केवल O2 भी लिखोगे तब भी सही है, O2 और CO2 कैरियर के रूप में कार्य करता है, लेकिन मेन O2 का संवहन यहाँ पर यूज किया जाता है, ध्यान रहे। हीमोग्लोबिन जो होता है कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन जो पोरफायरिन रिंग होता है, पोरफायरिन रिंग और प्लस जो आयरन होता है, ये मिल करके यहाँ पर हीम बनाता है, हीम बनाता है। उसके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है और प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है ऑफ हीम, ये मिल करके यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। इसीलिए हीमोग्लोबिन को जो है HB4 के नाम से लिखा जाता है, क्योंकि 4 अणु हीम के और 4 अणु जो है ग्लोबिन के होते हैं। जो इसका हीम भाग होता है, यही हीम भाग एक जो है ढीले ढाले रिवर्सिबल बॉन्ड से जो है रिवर्सिबल बॉन्ड के द्वारा जो है ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है, O2 को जोड़ता है और फिर जो है O2 को जोड़ करके हमारे फेफड़ों से उसमें क्या नाम है हृदय से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। यानी कि ये O2 कैरियर का कार्य यहाँ पर कर रहा है, इसलिए इसको रिस्पायरेटरी जो है पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। जबकि इसका जो ग्लोबिन जो होता है, जो प्रोटीन होता है, ये ग्लोबिन प्रोटीन भी एक रिवर्सिबल बॉन्ड के द्वारा जो है CO2 के साथ जुड़ता है। इसमें जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है ये CO2 से जुड़ करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कार्बामिनो
कार्बानिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये कार्बानिनो हीमोग्लोबिन जो होता है, इसी के बाद जो CO2 होता है, वो CO2 फिर वापस हमारे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, यानी वहां से रुधिर जो है CO2 को भी लेकर के जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन के अगर कलर की बात किया जाए, तो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का जो कलर की बात करें तो इसका जो कलर होता है बैगनी रंग का जो है ये होता है, ये बैगनी रंग का होता है। लेकिन जब ये जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो यह जो है चटकीले जो है लाल रंग का होता है, फॉररेड कलर का हो जाता है, काफी चटकीले लाल रंग का ये जो है हो जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन थी। अब इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। जो हीमोग्लोबिन है, अब हीमोग्लोबिन कैसे नष्ट होता है इसकी बात देख लेते हैं, जिसको हम लोग हीमोलाइसिस कहते हैं। अगला जो टॉपिक है इसी में है छोटा सा, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस देखिए, जो हीमोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, इसको कहते क्या है कि जैसे मान लेते हैं वही आरबीसी है, लाल रुधिराणु है, उसी लाल रुधिराणु को यदि जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन ले लिया जाए, एक जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन ले ले, मान ले 3 सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक, एक हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक अल्प परासरणी, एक हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक उच्च परासरणी, और एक आइसोटोनिक। यहां पर सोल्यूशन ले लिया। पहली कंडीशन में जब आरबीसी को डालते हैं तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन में डालते हैं तो क्या होगा, तीसरी कंडीशन में डालते हैं तो क्या होगा, देखेंगे। जैसे अगर इसको हम हाइपोटोनिक पे डालते हैं तो ये क्या करता है, ब्लड को, वो जो जल होता है, विलयन होता है, उसको सोख लेता है, उसको क्या करता है, सोख लेता है, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन होता है यानी आरबीसी क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। पहले कंडीशन में वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो पूरी प्रक्रिया होगी वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, यानी ऑस्मोसिस हो रहा है, एंड ऑस्मोसिस होगा, मींस इसको हम कहेंगे एंड ऑस्मोसिस की प्रक्रिया कहते हैं। तो जब ये एंड ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी तो आरबीसी जो है जैसे जैसे जल को ग्रहण करेगा वैसे वैसे एंड ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन होता है वो फट करके बाहर निकल आता है। हीमोग्लोबिन फट करके, जो आरबीसी को फाड़ करके नष्ट करके हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है, जिसे हम हीमोलाइसिस कहते हैं। ध्यान है कि पहले जब इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन रखते हैं तो एंड ऑस्मोसिस होता है, इसके कारण जो हीमोग्लोबिन होता है वो फिर आरबीसी फट जाता है, क्योंकि उसमें जल की अधिक मात्रा आ जाती है और हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है। दूसरी वाली प्रक्रिया में क्या होता है, जो आरबीसी होता है, ये आरबीसी क्या करता है, वाटर को अपने जो रिमूव करता है, अपना जो इसका जो जल होता है, इस जल को यहां से रिमूव करता है, मींस यहां पर एक ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, मतलब यहां से अंदर से जल बाहर को निकलता है, जिसके कारण वो सिकुड़ जाता है। काफी जो आरबीसी होता है वो काफी कॉन्स्ट्रिक्ट अवस्था में आ जाता है, काफी जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और यहां पर क्या हो जाता है, फ्लैसिड स्टेज पे आ जाता है, ठीक है, फ्लैसिड। तो ये यहाँ पर काफी कॉन्स्ट्रिक्ट अवस्था में संकुचित हो जाती है, और इसको इस तरह से भी आरबीसी नष्ट है, हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर नष्ट रहती है। लेकिन तीसरी कंडीशन में रखेंगे तो आरबीसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी वो अपनी उसी दशा में पड़ा रहेगा। तो ये ध्यान रखना, जो हाइपोटोनिक होता है उसमें एंड ऑस्मोसिस होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन रखने पर एक्सॉस्मोसिस की प्रक्रिया यहाँ पर होती है, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हीमोलाइसिस, हीमोग्लोबिन का विघटन। कभी कभी क्या होता है, हीमोग्लोबिन बाहर निकल भी जाता है, लेकिन फिर भी जो है उसकी आकृति आरबीसी की वैसे वैसे बनी रहती है, उसको कहते हैं शैडो ऑफ घोस्ट। क्या नाम है, हाँ, शैडो ऑफ घोस्ट भी इसको नाम जानते हैं, यानी कि वहां पर जो है आरबीसी की मरीचिका, आरबीसी की मरीचिका के नाम से जानते हैं। घोस्ट ऑफ आरबीसी कह सकते हैं, शैडो ऑफ घोस्ट कहते हैं, आरबीसी की मरीचिका के नाम से उसको जो है जानते हैं। तो ये था पूरा आरबीसी, आरबीसी के बारे में यहाँ पर था। आरबीसी का जो अगर जीवन काल की बात करें, जो आरबीसी का जो पूरा जीवन अवधि है, लाइफ पीरियड होता है, ये इसमें जो है 120 से लेकर के 127 दिन तक इसका जो है पूरा जीवन काल होता है। उसके बाद जो है जहां पर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल होता है, उन कोशिकाओं में पहुंच करके इनका जो है नष्ट हो जाता है, ये वहां पर पहुंच करके नष्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है आरबीसी के विषय में था। आरबीसी जो होता है
ये ऊट और इल्मा को छोड़ करके अगर बात करें तो सब में केंद्रक विहीन होता है। ऊट और इल्मा के आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, जिसको लामा भी कहते हैं। तो ये ध्यान रहे जो है, ये यहाँ पर आरबीसी है। आरबीसी हम लोगों में अगर बात करें तो आरबीसी केंद्रक विहीन होता है। ठीक, अब आते हैं डब्ल्यूबीसी पर, चर्चा करते हैं डब्ल्यूबीसी। अगला जो टॉपिक है दूसरा, ये पहला आरबीसी हो गया। दूसरा यहां पर देखेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी, या इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। लेकिन जो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स है या इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, अगर इसके नंबर ऑफ सेल की बात करें तो ये लगभग 5000 से 9000 जो है प्रति mm क्यूब होती है। इसकी संख्या बड़ी, मतलब थोड़ी सी बड़ी होती है, इसलिए इसकी संख्या प्रति mm क्यूब, एक घन क्यूब में जो है वो 1 मिलीमीटर घन क्यूब में जो है घर में जो है 5000 से 9000 कोशिकाएं होती है, नंबर ऑफ सेल यहां पर होती है। कभी कभी क्या होता है, इसकी अधिकता से हो जाती है तो उससे एक रोग है जिसको ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और इसकी अधिकता हो गई तब की बात होती है तो उससे अधिकता या कमी से भी रोग उत्पन्न होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसमें दो प्रकार होते हैं। नंबर ऑफ जो डब्ल्यूबीसी है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, there are two types, दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें होता है ग्रेनुलोसाइट, कणिकामय। जो ग्रेनुलोसाइट होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एसिडोफिल्स। इस एसिडोफिल्स को हम लोग जो है इयोसिनोफिल्स के नाम से भी जानते हैं, इयोसिनोफिल्स के नाम से भी जो इसको जानते हैं। इसके बारे में समझेंगे। ये जो एसिडोफिल्स होते हैं, यानी ये जो है ये दो से, ये इसका जो बात है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है, ये ध्यान रहे, ये केंद्रक युक्त होता है डब्ल्यूबीसी। जो न्यूक्लियस होता है ये 2 पिंडों में बटा होता है, 2 लोब्स में जो है बटा होता है। से मान लेते हैं ऐसे, ये 2 पिंडों में बटा है। इसके बीच में एक जो है कनेक्टिव लिंक के द्वारा जो है आपस में जुड़ा रहता है। छोटे से संयोजी भी लिख सकते हो यहां पर, जो है संयोजी जो है एक धागे में संरचना होती है, संयोजी तंतु होता है, उससे जो है इसका जो केंद्र जो दो पाली में बटा है, दोनों पाली जो है आपस में जुड़े होते हैं। इसका जो है केवल एसिडिक, यानी जो इयोसिन होता है, इयोसिन एक अभिरंजक होता है। इयोसिन क्या है? एक अभिरंजक होता है, स्टेनर होता है। तो इस स्टेनर से इसको अभिरंजित करने पर यह जो है हल्का लाल रंग जो है ग्रहण करता है। तो यह एसिड होता है, एसिड फॉर्म में होता है, तो इसीलिए इसको हम एसिडोफिल्स कह सकते हैं या इयोसिनोफिल्स कह सकते हैं। एसिडो मींस एसिड, फिल्स मतलब लवर, प्रिय, यानी अम्ल प्रिय होता है, या इयोसिन प्रिय जो है इसको कह सकते हैं। तो इयोसिन से अभिरंजक होता है। ये कहां पाया जाता है? वहां पाया जाता है जहां पर एलर्जी, जिन कोशिकाओं में एलर्जी हो रहा हो, मान लेते हैं हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा हो, ठीक है, तो उन कोशिकाओं में इसकी मात्रा अधिक देखी जाती है। या जहां पर जो है मान लेते हैं कुछ इम्यून का कार्य करना है, कोई रोगाणु जीवाणु से प्रवेश किया है, तो वहां पर भी इसकी मात्रा देखी जाती है। जो दूसरा होता है वो होता है बैसोफिल्स। इसका जो न्यूक्लियस होता है ये 2 से 3 पिंडों में बटा होता है, लोब से बटा होता है, और इतना घूम जाता है कि एस शेप का हो जाता है। एस शेप का जो है ये इसकी आकृति हो जाती है। ये पाया कहा जाता है जहां से हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन
आग का जो है जहां पर निर्माण होता है, जहां से संश्लेषण होता है, वहां पर यह बेसोफिल्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका जो अभिरंजन होता है, इसको जो स्टेनिंग की जाती है, स्टेनिंग अभी इसको रंगा जाता है जिसे देखा जा सके, इसको जो है क्षारीय अभिरंजक मैथाइलिन ब्लू से इसका अभिरंजन किया जाता है, जिसके कारण ये गैस जो है काफी जो है ब्लू कलर का होता है। और एक क्षारीय अभिरंजक होता है, ये एक बेस होता है, क्षारीय अभिरंजक होता है, इसीलिए इसको बेसोफिल्स के नाम से जानते हैं कि क्षार प्रिय होता है। तीसरा जो होता है उसको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स को चाहे एसिड से अभिरंजित करिए, चाहे बेस से अभिरंजित करिए, किसी से भी इसको स्टेन कर सकते हैं, दोनों से स्टेन करने पर दिखाई देता है। और न्यूट्रोफिल्स जो होता है, इसका जो न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे पिंडों से बना होता है। मेनी लोब्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे लोब्स इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इसको जो है एक नाम से जाना गया पॉलीमार्फोन्यूक्लियर के नाम से भी इसको जो है जानते हैं। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक शरीर में अगर कोई पाया जाता है तो WBC की अगर बात करें उसमें, WBC में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा जो होती है इन दोनों की अपेक्षा सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये शरीर में जहां पर जो है इम्यूनिटी का काम होता है, वहां पर जो है ये इसका रोल होता है, और इम्यून सिस्टम के रूप में ये न्यूट्रोफिल्स भाग लेते हैं। जैसे जहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा हो, जलन हो रहा हो, ठीक है, वहां पर जो है न्यूट्रोफिल्स अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो ये तीन प्रकार के इसमें रहते हैं ग्रेनुलोसाइट में। अब आते हैं दूसरा जो इसका है एक ग्रेनुलोसाइट, उसको भी देख लेते हैं। तो ये पहला ग्रेनुलोसाइट कंप्लीट हुआ। दूसरा इसमें आता है एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट क्या होता है, इसमें जो है जो केंद्रक होता है पिंडों में बटा नहीं होता है, यानी इसमें जो है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसको तो अकणिकामय कहा जाता है। इसमें केंद्रक भी जो होता है वो पिंडों में बटा हुआ नहीं होता है। एक ग्रेनुलोसाइट दो प्रकार का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट। पहला लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो लिम्फॉइड आर्गन से भी हो सकता है। लिम्फॉइड जो आर्गन्स होते हैं इससे इसकी उत्पत्ति होती है। लिम्फोसाइट का निर्माण लिम्फॉइड आर्गन से भी जो है होता है। जो लिम्फोसाइट होता है दो प्रकार का होता है, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक जो होता है वो टी लिम्फोसाइट होता है। अगर लिम्फोसाइट की बात करें, बी लिम्फोसाइट होता है जब सामान्य प्रकार के कोई जो है रोग होता है तो वहां पर बी लिम्फोसाइट जाकर के उस जो एंटीजन उसको नष्ट करता है, और टी लिम्फोसाइट विशेष प्रकार के जो एंटीजन होते हैं उनको नष्ट करने में काम करता है। टी लिम्फोसाइट हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान लें इसके बारे में। टी लिम्फोसाइट जो है यहाँ पर 4 प्रकार का होता है, जिसमें CD4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक पर CD8 होता है। CD4 वाले को T4 लिम्फोसाइट कहते हैं। इसको जो T4 लिम्फोसाइट होता है इसको हेल्पर टी सेल कहते हैं। CD8 वाला को हम लोग किलर टी सेल कहते हैं, ठीक है, जिसको T8 सेल या किलर टी सेल कहते हैं। एक सप्रेसर टी सेल होता है और एक मेमोरी टी सेल होता है। जो HIV वायरस होता है वो जाकर के हेल्पर टी सेल यानी T4 लिम्फोसाइट को ही नष्ट करता है, क्योंकि बिना हेल्पर टी सेल के किलर टी सेल किसी एंटीजन को मार नहीं सकता। इसीलिए जो HIV वायरस होता है वो पहले हेल्पर टी सेल को नष्ट कर देता है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है और शरीर दुर्बल हो जाता है। तो लिम्फोसाइट का काम होता है शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करना और साथ में जो भी हानिकारक रोगाणु जीवाणु है उनको नष्ट करने का कार्य करता है लिम्फोसाइट। दूसरा होता है यहाँ पर मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट जो होता है जब कोई रोगाणु या जीवाणु प्रवेश करता है तो ये स्वयं मोनोसाइट जो है ये माइक्रोफेज में बदल जाता है, स्वयं ये माइक्रोफेज में बदल करके और उसको जाकर के जो रोगाणु जीवाणु आदि उनका भक्षण कर लेता है, ठीक है। WBC की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। WBC जो है व्हाइट बोन मैरो से उत्पत्ति होती है। इसका जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन, लेकिन कुछ का जो महीनों भर का जो है हो सकता है, तो प्राय 8 से 10 दिन तक का होता है, ठीक। तीसरा आते हैं जो है RBC का WBC हो गया ब्लड प्लेटलेट्स। तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग जो है
थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है सबसे मुख्य इसका कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। ये जो है ब्लड क्लॉटिंग करने का कार्य करता है। ये भी प्राय जो केंद्रक विहीन होता है, केंद्रक नहीं पाता है, और जब कहीं चोट लग जाता है, कट जाता है, तो वहां पर रुधिर के जो स्राव होता है, उस रुधिर के स्राव को रोकने के लिए इसके पास जो पाया जाता है जो थ्रोम्बोसाइट है, इसको हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। इसमें जो है उपस्थित फाइब्रिनोजेन जो होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, और साथ में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये यहाँ पर जो है पहुंच करके जो हिपैरिन होता है उस हिपैरिन को इनएक्टिवेट करता है। हिपैरिन जो होता है इनएक्टिवेट करता है, हिपैरिन को एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं। इस हिपैरिन को इनएक्टिवेट करता है, जिसके कारण जो है फिर जो है ब्लड जो होता है वो ब्लड यहाँ पर क्लॉट कर जाता है, रुधिर का थक्का। जब फाइब्रिन बन जाता है फिर धीरे धीरे फाइब्रिन जो है अपने पॉलीमर अवस्था में जाता है और वहां पर रुधिर का थक्का जम जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स की उत्पत्ति की अगर बात करें तो उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन की बात किया जाए, जैसे आरबीसी का पढ़े रेड बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी का पढ़े व्हाइट बोन मैरो, तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है इसकी बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो बोन मैरो जो होता है, उसी बोन मैरो में जो है, जो बोन मैरो है उसी बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट से होता है इसकी उत्पत्ति। यानी उसकी जो कोशिकाएं, उस कोशिकाओं के विघटन से जो है, बोन मैरो की कोशिकाओं के विघटन से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसको मेगा कैरियोसाइट के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी जो है प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का औसत जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। तो इस प्रकार जो है जो ब्लड कार्पोसेल्स था उसमें 3 प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो है प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी में 2 प्रकार, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट में जो होता है वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो इस तरह से पूरा जो ब्लड का पार्ट था वो आज यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।